उसके बचपन का प्यार उसी की सौतेली बहन को गले लगाए खड़ा था। धोखा धोखा दिया है तुम दोनों ने मुझे, कृतिका चिल्लाते हुए बोली। ओ दीदी, तुम तो जानती ही हो ना, एक बार कोई लड़की जेल चली जाए तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। तुम्हारी माँ की मौत के बाद अब इस दुनिया में तुम्हारी परवाह करने वाला कोई नहीं बचा, तो फिर ऐसी जिंदगी जीकर तुम क्या करोगी? सोनाली ने कहा। मैं सब जान चुकी हूँ, तुम दोनों ने साजिश करके मुझे जेल भेजा और मेरी माँ की मौत भी तुम्हारी वजह से ही हुई, और अब तुम मुझे भी खत्म कर देना चाहते हो। कृतिका इतनी कमजोर हो चुकी थी कि हिल भी नहीं पा रही थी। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही थी। तुम्हारे साथ जो हुआ तुम उसी के लायक हो। अगर तुम जिंदा बच जाती तो हमारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाती, लेकिन मैं तुम्हें हमारी जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगा। अनिकेत ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। मेरी प्यारी दीदी, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। वैसे डैड को इस बारे में सब कुछ पहले से ही पता है और उन्होंने तो तुम्हारे अंतिम क्रियाक्रम का इंतजाम भी कर दिया है। आखिर तुमने जो कुछ भी हमारे परिवार के लिए किया है उसे वो नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं? सोनाली ऐसे बोल रही थी जैसे उसे कृतिका की बहुत फिक्र हो रही थी। उसकी बात सुनकर कृतिका जोर जोर से हंसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में खून उतर आया हो। जिस आदमी ने कृतिका को जन्म दिया था, जो उसका पिता था, आज वही सोनाली के लिए उसकी जान लेना चाहता था। कृतिका की जिंदगी में हमेशा से ही सिर्फ दो आदमियों की अहमियत थी, पहले उसके डैड और दूसरा उसका बचपन का प्यार अनिकेत। लेकिन उसके डैड तो सिर्फ सोनाली को ही अपनी बेटी मानते थे। इतना ही नहीं, अनिकेत भी सिर्फ सोनाली को ही चाहता था। कृतिका की तो उसे परवाह ही नहीं थी। और अब उसकी जिंदगी के ये दोनों सबसे इम्पोर्टेंट लोग उसे जान से मार देना चाहते थे। तभी कृतिका का हाथ पास में पड़े कांच के टुकड़ों पर लगा। उसने अपना हाथ कांच के टुकड़ों पर और जोर से गड़ा दिया। हाथ से खून बहने लगा और कृतिका दर्द से चीख उठी। लेकिन उस दर्द ने उसके मन का डर खत्म कर दिया और अचानक वो सोनाली के ऊपर झपटी। ये देखकर सोनाली की चीख निकल गई। कृतिका, छोड़ो उसे! अनिकेत जोर से चिल्लाते हुए बोला और सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ा। कृतिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सोनाली को कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल सोनाली के कान पर अपने दांत जोर से गड़ा दिए। दर्द के मारे सोनाली पागलों की तरह चिल्लाने लगी। कृतिका के दांतों में सोनाली का खून साफ नजर आ रहा था। वो बोली, तुम मुझे मारना चाहती हो ना? तो आओ, तुम भी मेरे साथ मरो। नहीं, मुझे जाने दो, अनिकेत बचाओ मुझे। मौत के डर से सोनाली और भी जोर से चीखने लगी। लेकिन तब तक आग की लपटों ने कृतिका और सोनाली दोनों को निगलना शुरू कर दिया था। जैसे ही अनिकेत सोनाली को बचाने के लिए आगे बढ़ा, एक लकड़ी की अलमारी जिस पर पहले ही आग लग चुकी थी, अनिकेत पर गिर पड़ी। कृतिका अपने सामने आग में अनिकेत को तड़पता हुआ देख रही थी। आग की लपटों की तरह कृतिका का चेहरा भी लाल हो उठा था। कृतिका ने सोनाली को कोसते हुए कहा, तुम दोनों ऐसी ही भयानक मौत के हकदार हो। कहते हुए कृतिका ने अपनी पूरी ताकत लगाई और सोनाली को अपने साथ आग की लपटों में खींच लिया। जैसे ही कृतिका की आंख खुली, वैसे ही उसके सर में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी जहन्नुम से वापस आई हो। वो अपने आसपास की जगह को देखकर भी काफी हैरान थी। कृतिका एक होटल रूम में थी और जमीन पर बिछी कालीन पर उससे कुछ ही दूर एक आदमी खून में लथपथ पड़ा था। ये सब क्या था? कृतिका को लग रहा था जैसे उसके साथ ये सब पहले भी हो चुका था। लेकिन कब? शायद उसकी पिछली जिंदगी में। हाँ, कृतिका के साथ एक बार फिर से उसकी जिंदगी में हूबहू वैसा ही सब कुछ हो रहा था जैसा पहले भी एक बार हो चुका था। कृतिका कंफ्यूज होकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे उस हादसे के बारे में याद आया। उसे तो आग में जलकर मर जाना चाहिए था, लेकिन वो तो यहाँ जिंदा खड़ी थी। तो क्या ये कृतिका का पुनर्जन्म था, या फिर कुदरत ने एक बार फिर से उसे अपनी जिंदगी दोबारा जीने का मौका दिया था? शायद कुदरत भी चाहती थी कि वो अपने साथ हुई नाइंसाफी का बदला ले।
जैसे ही कृतिका ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाने की कोशिश की, वो घबरा गई। उसके हाथ में एक खून से सना हुआ टेबल लैंप था। डर के मारे कृतिका ने उसे तुरंत फेंक दिया, लेकिन उसके दोनों हाथ तो बिल्कुल सही सलामत थे, ना कोई चोट और ना ही कोई कटने का निशान। तो फिर उस टेबल लैंप पर खून कहां से आया? उसने पास में पड़े हुए उस आदमी को करीब से देखा और उसका चेहरा देखते ही उसे समझ आ गया कि ये वही दिन था जब वो अपनी पिछली जिंदगी में 22 साल की थी। कृतिका को याद आ गया कि पिछली जिंदगी में भी वो अपनी छोटी बहन सोनाली की असिस्टेंट थी। 16 साल की उम्र से ही सोनाली ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था और 20 साल की उम्र तक तो वो टॉप मॉडल बन चुकी थी। ये सच था, कुदरत ने उसे फिर से उसकी जिंदगी के उसी मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां से वो अपनी मां से जुदा हुई थी, और उसकी जिंदगी में अंधेरे के अलावा कुछ नहीं बचा था। कृतिका को कभी भी मॉडलिंग का शौक नहीं था। उसका सपना तो हमेशा से ही एक सक्सेसफुल फैशन डिजाइनर बनने का था। हालांकि सोनाली एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी और कृतिका के डैड ने अपनी छोटी बेटी सोनाली का सपना पूरा करने के लिए एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी। उन्हें डर था कि सोनाली इतनी छोटी उम्र में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दांव पेच में फंस जाएगी। इसलिए सोनाली को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने अपनी बड़ी बेटी कृतिका की फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई जबरदस्ती छुड़वा दी और उसे सोनाली का असिस्टेंट बना दिया। हालांकि इंडस्ट्री में हर कोई सिर्फ सोनाली को ही राठौड़ परिवार की बेटी समझता था। किसी को यह पता तक नहीं था कि कृतिका भी उसी परिवार की बेटी है। हाँ, कृतिका अपने डैड वीरेंद्र राठौड़ और राठौड़ परिवार की असली बेटी थी, जबकि सोनाली उस परिवार का हिस्सा सिर्फ इसलिए बन पाई थी क्योंकि उसकी मां ने कृतिका के डैड से शादी कर ली थी और इस तरह सोनाली को राठौड़ परिवार का वारिस समझा जाने लगा। लेकिन कृतिका को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कृतिका की मां बीमार रहती थी और उसके डैड ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था। अगर उसे अपनी बीमार मां की चिंता ना होती तो वो कब का उस घर को छोड़कर चली जाती। कृतिका के सामने जमीन पर पड़ा वो आदमी एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर था। सोनाली उसकी फिल्म में लीड एक्ट्रेस का रोल करना चाहती थी। उसने सोनाली को उसी रोल के बारे में बात करने के लिए उस होटल रूम में मीटिंग के लिए बुलाया था। लेकिन सब जानते हैं कि इस तरह के होटल रूम में होने वाली मीटिंग में क्या होता है। सोनाली भी पहले से ये सब समझती थी, लेकिन उसके डैड की इतनी पहुंच नहीं थी कि वो इतने बड़े डायरेक्टर को बदले में बिना कुछ दिए अपनी बेटी को लीड एक्ट्रेस बनाने के लिए राजी कर सके। हालांकि राठौड़ परिवार काफी रईस था, लेकिन समाज में उनका रुतबा कुछ खास मजबूत नहीं था। सोनाली अपने साथ कृतिका को भी मीटिंग के लिए ले गई थी, लेकिन वहां पहुंचते ही उस फिल्म डायरेक्टर ने बात करने की जगह उसे इधर उधर छूना शुरू कर दिया। वो तो कृतिका को भी अपने पास बुलाना चाहता था। सोनाली ने कृतिका को वहीं रुककर डायरेक्टर को खुश करने के लिए कहा और खुद वहां से जाने लगी। लेकिन कृतिका इस बात के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हुई और वो सोनाली को पकड़कर वहां से जाने से रोकने लगी। सोनाली ने खुद को छुड़ाने के लिए वहीं पास में रखा टेबल लैंप उठाया और जोर से कृतिका के सर पर दे मारा। कृतिका तुरंत बेहोश हो गई, लेकिन टेबल लैंप को जोर से घुमाने के कारण लैंप का पहना किनारा उस डायरेक्टर के गले पर जा लगा, जिसने उसके गले पर एक गहरा घाव बना दिया और ऐसा होते ही उसके गले से तेजी से खून बहने लगा। अगर सच में कुदरत उसकी बीती हुई जिंदगी एक बार फिर दोहरा रही थी तो कृतिका जानती थी कि कुछ ही देर में वहां उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग आने वाले थे, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। वो जानती थी कि उसके बाद से उसकी जिंदगी में अंधेरा छाने वाला था। कृतिका ने मन ही मन सोचा, मुझे यहाँ से निकलना ही होगा। जैसे ही कृतिका खिड़की से भागने के लिए आगे बढ़ी, उसकी नजर जमीन पर पड़े टेबल लैंप पर गई। उसे याद था कि पिछली बार जब वो बेहोश थी तब सोनाली ने अपनी उंगलियों के निशान हटाकर टेबल लैंप को कृतिका के हाथ में थमा दिया था ताकि सारा इल्जाम कृतिका पर आ जाए। अपनी पिछली जिंदगी में उसे इतनी जल्दी होश नहीं आया था। उस वक्त होटल स्टाफ के आने के बाद भी वो बेहोश थी और उसके हाथ में थमा हुआ टेबल लैंप सबूत था इस बात का कि उसने ही डायरेक्टर को चोट पहुंचाई थी। कृतिका इस बार अपने खिलाफ कोई झूठा सबूत नहीं छोड़ना चाहती थी।
उसने तुरंत टेबल लैंप से अपनी उंगलियों के निशान साफ किए और आसपास की जगह को ध्यान से छानने लगी ताकि ढूंढने पर किसी को उसका एक बाल भी वहां पड़ा दिखाई ना दे। उसके तुरंत बाद वो तेजी से खिड़की पर चढ़कर कमरे से बाहर जाने लगी। जैसे ही कृतिका खिड़की से बाहर बालकनी में पहुंची, उसने छुपकर खिड़की से देखा कि कमरे में कुछ लोग आ रहे थे, लेकिन कृतिका को इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि वो लोग कौन थे। जैसे ही वो लोग बालकनी को चेक करने के लिए आगे बढ़े, कृतिका ने जल्दी से अपना सर घुमाकर इधर उधर देखा। किस्मत से उसके दाएं तरफ के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। हालांकि कृतिका को ऊंचाई से बहुत डर लगता था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और अपने दाएं तरफ वाले कमरे की खिड़की में कूद गई। कृतिका खिड़की से सीधा उस कमरे के फर्श पर जा गिरी। जमीन पर पड़े हुए कृतिका ने जैसे ही सर घुमाकर देखा, उसे किसी के 2 लंबे पैर दिखाई दिए। कृतिका तुरंत पहचान गई कि वो कोई लड़का था। कृतिका ने धीरे धीरे सर ऊपर उठाकर देखा। उस लड़के ने अपनी कमर पर सिर्फ एक टॉवल बांधा हुआ था। कृतिका तो ये देखकर जैसे बर्फ की तरह जम गई। देखने में वो निहायत ही हैंडसम था। कोई भी लड़की उसके चेहरे को देखकर उस पर से अपनी आंखें हटा नहीं सकती थी, लेकिन जैसे ही उसने उसके चेहरे को देखा, वो चौंक गई। ये तो निखिल ओबरॉय है ना? कृतिका मन ही मन बोली। पिछली जिंदगी में कृतिका को कभी निखिल ओबरॉय को इतने करीब से देखने का मौका नहीं मिला था। सोनाली की असिस्टेंट के तौर पर वो उसे कुछ फंक्शंस में बस दूर से ही देख पाई थी। निखिल ओबरॉय मीडिया कंपनी का सीईओ था और अक्सर मीडिया में छाया रहता था। सच में निखिल ओबरॉय की पर्सनालिटी दुनिया को अट्रैक्ट करने वाली थी और उसके साथ ही करीब आधी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री उसके कब्जे में थी। इसके बावजूद आज तक मीडिया में उसकी किसी भी लड़की के साथ होने की कोई अफवाह नहीं आई थी। एक तरह से कहे तो वो मोस्ट एलिजिबल बैचलर था और लाखों लड़कियां उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन कृतिका ये सोच रही थी कि निखिल ओबरॉय आखिर वहां क्या कर रहा था? क्या पिछली जिंदगी में भी वो उसके साथ वाले कमरे में ही था? इसका मतलब उसने पुलिस को उसे अपने साथ ले जाते हुए भी देखा होगा। कृतिका खुद से ही सवाल करती जा रही थी, लेकिन तभी निखिल ओबरॉय उसका मजाक बनाते हुए बोला, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो जबरदस्ती मुझसे टकरा जाती हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो खिड़की से मेरे कमरे में कूद पड़ी हो। कृतिका की नजर तो उसकी कमर पर बंधे टॉवल पर थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो जरा सा हिलने से भी खुल सकती है। अगले ही सेकंड निखिल ओबरॉय ने अपनी लंबी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और बोला, जानती हो, हम लोग 26वें माले पर हैं। तुमने मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं करती। इससे पहले कि कृतिका कोई जवाब मजाक बनाते हुए बोला, मैंने बहुत सी लड़कियों को देखा है जो जबरदस्ती मुझसे टकरा जाती हैं, लेकिन आज तक मुझे कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जो खिड़की से मेरे कमरे में कूद पड़ी हो। कृतिका की नजर तो उसकी कमर पर बंधे टॉवल पर थी, जिसे देखकर लग रहा था कि वो जरा सा हिलने से भी खुल सकती है। अगले ही सेकंड निखिल ओबरॉय ने अपनी लंबी उंगलियों से उसके चेहरे को छुआ और बोला, जानती हो, हम लोग 26वें माले पर हैं। तुमने मुझसे मिलने के लिए कुछ ज्यादा ही मेहनत नहीं करती। इससे पहले कि कृतिका कोई जवाब देती, बगल वाली बालकनी से कुछ शोर की आवाज आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां कोई नहीं है? क्या वो लोग बालकनी से भाग गए? आवाज सुनकर कृतिका तो दंग रह गई। भले ही ये उसका पुनर्जन्म था, लेकिन वो इस आवाज को कभी नहीं भूल सकती थी। वो आवाज उसके धोखेबाज बॉयफ्रेंड की थी, अनिकेत आर्य, जो बाद में उसका मंगेतर भी बन गया था। कृतिका को याद था कि पिछली जिंदगी में वो डायरेक्टर मरा नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन पर काफी गहरी चोट आई थी। उस डायरेक्टर को बुरी तरह घायल करने के जुर्म में कृतिका को 8 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। कृतिका की मुसीबत में फंसते ही अनिकेत ने मीडिया में तुरंत खबर फैला दी कि उसने कृतिका के साथ सभी रिश्ते तोड़ दिए थे। बात सिर्फ रिश्ता तोड़ने तक होती, तब भी कृतिका उसे माफ कर सकती थी, क्योंकि वो उससे सच्चा प्यार करती थी। लेकिन जैसे ही कृतिका जेल से छूटकर बाहर आई, उसे पता लगा कि अनिकेत ने उसकी ही छोटी बहन सोनाली से सगाई कर ली थी और दुनिया उन्हें गोल्डन कपल कहकर पुकारती थी। साफ पता लग रहा था कि उस हादसे से पहले ही अनिकेत और सोनाली एक दूसरे को डेट कर रहे थे। इसलिए
जब सोनाली उस डायरेक्टर को घायल करके वहां से भागी तो मदद के लिए वो सबसे पहले अनिकेत के पास ही गई थी। कृतिका पर सारा इल्जाम लगाने का आइडिया भी अनिकेत का ही था। वे लोग कृतिका को बेहोशी की हालत में मुजरिम बनाकर वहीं छोड़कर चले गए थे। इसलिए तो जब कृतिका अपनी मदद के लिए अनिकेत को ढूंढ रही थी तो वो उसे कहीं नहीं मिल रहा था। इससे साफ था कि अनिकेत ने खुद कृतिका को इस जाल में फंसाने की साजिश की थी। जेल से बाहर आने के बाद जब अनिकेत कृतिका से मिला तो गुस्से से बोला, जरा आईने में अपनी शक्ल देखो, तुम तो पहले ही मेरे लायक नहीं थी और अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। कहते हुए अनिकेत ने अपने पर्स से एक 10 रुपए का नोट निकाला और कृतिका की तरफ ऐसे फेंका जैसे वो किसी भिखारी को भीख दे रहा हो।